सोलैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि गु युए ने अपने तत्वीय बवंडर से स्पिरिट आइस प्लाजा को अद्भुत गति से साफ किया, जबकि तांग वूलिन और उसके साथियों ने सादा लेकिन अनुशासित जीवन चुनते हुए डॉम तैयार किया। श्रेक एकेडमी के पहले ही दिन तांग वूलिन ने अपनी अंतहीन भूख से सबको चौंका दिया और अनुशासन समिति के सामने भी आत्मविश्वास से शर्त लगा दी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गु युए, शिए और शू शाओयान बहुत पहले ही खाने की ट्रे भरकर पास की एक मेज पर बैठ चुके थे और शर्म के मारे तांग वूलिन को पहचानने का नाटक कर रहे थे। तांग वूलिन ने मुश्किल से एक आह को अपने मुंह से निकलने से रोका। उसे हमेशा नापसंद था जब वो पेट भरकर नहीं खा पाता था। चूंकि श्रेक एकेडमी मुफ्त खाना नहीं देती थी, इसलिए उसने कंजूसी की प्राचीन कला अपना ली थी, हर कौर की कीमत का हिसाब लगाते हुए। जेब में रखा हुआ मुफ्त भोजन का पास उसे आज पूरी तरह इस्तेमाल करना था। वो इतना खाना चाहता था कि जैसे पहाड़ खा जाए, कम से कम अगली सुबह के नाश्ते तक तो पेट भरा रहे। शुरुआत में शिए पई चेन शांति से तांग वूलिन के पीछे खड़ा था, लेकिन जैसे जैसे उसने तांग वूलिन को खाते देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कि क्या ये सच में इंसान है? शिए पई चेन ने अनजाने में निगल लिया। उसकी नज़रें तांग वूलिन के सामने पड़े खाली बर्तनों के पहाड़ पर जमी थी। हर कौर के साथ तांग वूलिन की रफ्तार और बढ़ती जा रही थी। ज्यादा देर नहीं लगी कि दूसरे भोजनकर्ता भी इस नज़ारे पर ध्यान देने लगे। क्या ये अपने पिछले जन्म में भूखा मर गया था? इतना कैसे खा सकता है? हे भगवान, कहीं ये सब उसी ने अकेले तो नहीं खा लिया? वाह, कमाल है। मुझे हमेशा ज्यादा खाने वाले लोग पसंद आते हैं। लोग तांग वूलिन के चारों ओर इकट्ठा होने लगे, जैसे पतंगे आग की ओर खींचते हों। उसकी जबरदस्त भूख देखकर बाकी लोगों की भी भूख जाग उठी और वे नए जोश के साथ अपने खाने पर टूट पड़े। सीनियर, जरा उस डिश के 10 ऑर्डर ले आइए जो समुद्री खीरे जैसी दिखती है। धन्यवाद, तांग वूलिन ने मुस्कुराते हुए शिए पई चेन से कहा। शिए पई चेन सदमे से सुन्न था। वो चुपचाप जाकर तांग वूलिन के लिए उस डिश के 10 ऑर्डर ले आया। ये तीसरी बार था जब वो उसके लिए खाना लाने गया था। हर प्लेट में खाना कम था, लेकिन प्लेटों की संख्या आसमान छू रही थी। ये लड़का। जैसे ही तांग वूलिन ने खुशी से चिल्लाते हुए भाप उड़ाते पकवानों को देखा, भीड़ के बीच से एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया। उसका चेहरा सख्त और खिंचा हुआ था। तांग वूलिन के सामने लगे बर्तनों के ढेर को देखकर उसका शरीर कांप उठा। वो भोजनालय का प्रबंधक था और उसे अभी अभी सूचना मिली थी कि खाने की कमी हो गई है। उसे अच्छी तरह पता था कि वे रोज ज़रूरत से ज्यादा सामग्री रखते थे, इसलिए ये सुनकर वो हैरान रह गया था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र तांग वूलिन पर पड़ी, उसे सब समझ आ गया। इन्होंने ऐसा पेटू छात्र कब भर्ती कर लिया? अरे तुम वहाँ छात्र, तुम्हारा पेट सामान्य इंसानों की सीमा से बाहर है। अकेडमी किसी ऐसे को नहीं खिला सकती। अगर तुम हर भोजन में इतना ही खाओगे तो मैं अकेडमी से तुम्हारा मुफ्त भोजन का अधिकार खत्म करने की सिफारिश करूंगा, उस आदमी ने कहा। तांग वूलिन ने हैरानी से पलकें झपकी। शिक्षक, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक वर्किंग स्टूडेंट हूँ, इसलिए कल से मैं मुफ्त में इतना नहीं खा पाऊंगा। आज मेरा आखिरी मुफ्त भोजन है, तो क्या मैं पेट भरकर नहीं खा सकता? वर्किंग स्टूडेंट, ये शब्द सुनते ही सबके भाव बदल गए। आसपास खड़े लोग तुरंत तितर बितर हो गए और अपने अपने काम में लग गए। तो तुम वर्किंग स्टूडेंट हो? ठीक है, फिर आराम से खाओ, ये कहकर वो अधेड़ उम्र का आदमी भी चला गया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम वर्किंग स्टूडेंट हो? शिए पई चेन ने घबराकर पूछा। वर्किंग स्टूडेंट होने में क्या बात है? तांग वूलिन ने मासूमियत से पूछा। शिए पई चेन कराह उठा और तांग वूलिन पर और ध्यान दिए बिना भीड़ में गायब हो गया। लगता है वाकई वर्किंग स्टूडेंट्स के पीछे कोई कहानी है। तांग वूलिन की शंकाएं पुख्ता हो गईं। उसकी जिज्ञासा बढ़ी, लेकिन उसने खाना मुंह में ठूसना जारी रखा। ये तांग वूलिन के जीवन का सबसे मज़ेदार भोजन था। शायद दूसरा सील टूटने की वजह से उसकी भूख पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। भोजनालय में 20 खिड़कियां थीं और तांग वूलिन ने सब साफ कर दी थी। अब उसे थोड़ी शर्म भी आने लगी। क्या तुम्हारा पेट अब भी नहीं भरा? ये लो, इसे खा लो। एक बड़ी उम्र की लड़की ने उसकी प्लेट में एक स्टीम्ड बन रखा और मुस्कुराती हुई चली गई। जाते जाते वो बुदबुदाई, बेचारा, इतना सब खाने के बाद भी पेट नहीं भरा। वो पहली थी लेकिन आखिरी नहीं। थोड़ी देर में एक और छात्र आया और उसे भी एक बन थमा गया। तांग वूलिन के मुंह का कोना फड़क गया। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? शायद मुझे पेट भरने के लिए काम ही ना करना पड़े। 100 पॉइंट्स तो वैसे भी उसके लिए काफ़ी नहीं थे। सामान्य इंसान के लिए बस 5-6 भोजन। ये सोचकर उसकी आंखें चमक उठीं। तांग वूलिन पहले ही हर खिड़की की कीमतें देख चुका था। सबसे सस्ती डिश 10 पॉइंट्स की थी। आज का उसका भोजन 1000 से ऊपर का था। कल आते आते वो सच में भूख से मर सकता था। खाना खत्म करने के बाद वो लड़खड़ाते हुए भोजनालय से बाहर निकला। हर कदम पर उसे लग रहा था कि वो फट ही जाएगा। कैप्टन, क्या तुम थोड़ा संयम नहीं रख सकते? शिए अजीब भाव से बोला।
अब तो बाहरी प्रांगण में हर कोई तुम्हें पहचानता है। तांग वुलिन ने उसे घूर कर देखा। संयम से पेट भरता है क्या? तुम्हें पता है भूखा रहना कितना दर्दनाक होता है? ठीक है, मान लो मैंने कुछ नहीं कहा। वैसे मुझे याद है किसी ने कहा था कि वो हमें सबको डिनर कराएगा। चलो। तांग वुलिन ने शरारती मुस्कान दी। क्या तुम अब भी भूखे हो? शिए का मुंह खुला रह गया। तांग वुलिन हंसा। जब तक हम पहुंचेंगे मेरा खाना पच भी जाएगा। सच ये था कि उसकी नसों में कुछ अजीब सा उफान मार रहा था। खाने से पहले ही उसकी रक्त सार उबल रही थी, जैसे खौल रही हो। ये एहसास उसे गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति से जुड़ने जैसा लगा जब उसने एक सील तोड़ा था। वो अपने शरीर को सबसे अच्छे से समझता था। पेट भरने के बाद उसकी रक्तसार और गाढ़ी हो गई, पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। उसका खून भी और समृद्ध लग रहा था। शायद यही उसके लिए साधना का एक तरीका था। इसी एहसास की वजह से उसने शिए को फिर से खाने बाहर चलने के लिए उकसाया। वो देखना चाहता था कि पौष्टिक भोजन का उसकी रक्तसार पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तुम जीत गए। चलो खाते हैं, देखते हैं तुम्हारा पेट फटता है या नहीं। शिए ने लड़कियों की ओर मुड़ते हुए कहा। चलो, आज मैं सबको ट्रीट दूंगा। बाहरी प्रांगण भी घूम लेंगे, वो तो पूरा शहर ही है। ठीक है। गु युए और शू शाओयान दोनों में सहमति में सिर हिलाया। चारों स्पिरिट आइस प्लाजा से निकलकर एक ऐसी सड़क पर आ गए जहां नारंगी रोशनियां चमक रही थीं और हर तरफ चहल पहल थी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें शोर शराबे से भरी एक दुकान दिखी। वो जगह क्या है? शू शाओयान ने उत्सुकता से पूछा। शिए ने अंदर झांका। लगता है यहाँ ड्रिंक्स मिलती हैं। श्रेक अकेडमी में ऐसी भी जगह है। चलो अंदर चलते हैं, जूस वगैरह पी लेंगे। हाँ चलो, मुझे आइसक्रीम चाहिए। शू शाओयान खुशी से चिल्लाई। ड्रिंक शॉप लगभग भरी हुई थी। वेट्रेसेस इधर उधर दौड़ रही थी, ऑर्डर लेती और ग्राहकों तक पहुंचाती। ज्यादातर लोग श्रेक अकेडमी की वर्दी में थे। काफी मशक्कत के बाद उन्हें एक मेज मिली और वे बैठ गए। उन्होंने हाथ हिलाकर वेट्रेस को बुलाया और जूस और आइसक्रीम ऑर्डर की। लगता था लड़कियां कहीं भी हों, आइसक्रीम का विरोध नहीं कर सकती। यहाँ तक कि शांत सी दिखने वाली गु युए भी खुद को नहीं रोक पाईं। जैसे ही ऑर्डर आया, दोनों लड़कियां खुशी खुशी खाने लगी। संतरे के जूस का एक घूंट लेने के बाद तांग वुलिन ने शिए को कोहनी मारी, जो इधर उधर देख रहा था। क्या देख रहे हो? शिए शरारती ढंग से मुस्कुराया। बस देख रहा हूं कि यहाँ कोई खूबसूरत सीनियर सिस्टर तो नहीं है। मुझे बड़े होने की तैयारी करनी है, समझे? तांग वुलिन के चेहरे पर संदेह छा गया। तुम किस तरह की तैयारी कर रहे हो? क्या तुमने श्रेक अकेडमी के सी गॉड फेटेड डेट फेस्टिवल के बारे में नहीं सुना? शिए की आंखें फैल गईं और वो तांग वुलिन को घूरने लगा। मैंने सुना है कि अगर तुम आंतरिक प्रांगण के छात्र हो और उम्र की शर्त पूरी करते हो तो इस उत्सव में भाग ले सकते हो। ये आंतरिक प्रांगण का सबसे भव्य आयोजन होता है। यहाँ तक कि हम बाहरी प्रांगण के छात्र भी बाद में इसकी झलक देख सकते हैं। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये उत्सव लगातार 10,000 वर्षों से होता आ रहा है। अनगिनत जोड़ियां यहीं बनी हैं। किंवदंती है कि स्पिरिट आइस डाओलो और ड्रैगन बटरफ्लाई डाओलो की प्रेम कहानी भी यहीं से शुरू हुई थी। तांग वुलिन को ये सब सुनकर कोई खास दिलचस्पी नहीं हुई। इतनी उम्र में ही तुम इन सब बातों के बारे में सोचने लगे हो? हम अभी इसके लिए बहुत छोटे हैं, और वैसे भी इसमें भाग लेने के लिए पहले आंतरिक प्रांगण में पहुंचना जरूरी है। हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। उस छात्र नंबर 2 को ही देख लो, जिसने परीक्षा के दौरान तुम्हारी हालत खराब कर दी थी। वो इतना ताकतवर है, फिर भी अभी आंतरिक प्रांगण में नहीं है। लक्ष्य मिलते ही मैं रास्ता निकाल लूंगा, और अगर हम पूरी मेहनत करें तो आंतरिक प्रांगण में पहुंचने का मौका हमारे पास भी है। ये कहते हुए शिए अपनी कुर्सी पर उछलने लगा। तांग वुलिन मुस्कुराया और अपना कप उठाया। सभी को बधाई, हम श्रेक अकेडमी में दाखिल हो गए हैं। इसे देर से सही पर एक जश्न ही मान लेते हैं। गु युए और शू शाओयान ने ये सुनते ही सिर उठाया। मेज पर रखी उनकी आइसक्रीम भी भूल गई। चारों ने एक दूसरे की ओर मुस्कान के साथ देखा। श्रेक अकेडमी में प्रवेश पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। महाद्वीप के नंबर 1 अकेडमी कहलाना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। केवल प्रवेश परीक्षा ही इतनी व्यापक थी। शक्ति, संभावनाएं, सहायक पेशा, चरित्र, धैर्य, हर पहलू की जांच होती थी। किसी एक परीक्षा में असफल होना भी उनके चयन की संभावना को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता था। और अब वे चारों श्रेक अकेडमी के छात्र थे। वू ज़ैंगकोंग और ईसी अकेडमी ने उन्हें तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनके दिल उम्मीदों से भरे हुए थे। वो सोच रहे थे कि श्रेक अकेडमी में वे क्या क्या सीखेंगे और ये जगह ईसी अकेडमी जैसी साधारण संस्था से कितनी अलग होगी। वेट्रेस, इधर आओ। जश्न के बीच पास की मेज से किसी ने ऊंची आवाज में कहा। उन्होंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अपना नंबर दो। उस अजनबी की आवाज में घमंड टपक रहा था।
श्रेक एकेडमी में ऐसा हुक्म देने की हिम्मत किसकी है? तांग वुलिन और उसके साथी मुड़कर देखने लगे। पास की मेज पर एक युवक बैठा था। उसने श्रेक एकेडमी की वर्दी नहीं पहनी थी, बल्कि सफेद सूट में उसका सुंदर चेहरा और भी निखर रहा था। वो तांग वुलिन से 1-2 साल बड़ा लग रहा था। उसके सुनहरे बाल पीछे की ओर सलीके से संवारे हुए थे, एक भी बाल अपनी जगह से हिला नहीं था। उसकी रहस्यमयी सुनहरी आंखों से एक अजीब सी आभा झलक रही थी, मानो उसका अस्तित्व ही प्रकाश बिखेर रहा हो। पूरे ड्रिंक शॉप में केवल तांग वुलिन ही ऐसा था जिसकी शक्ल सूरत उसकी बराबरी कर सकती थी, लेकिन दबदबे में वो भी उससे कम था। वेट्रेस उसके सामने खड़ी थी। उसने लंबी काली स्कर्ट और सफ़ेद एप्रन पहना था। उसकी त्वचा जेड जैसी उजली थी, छोटे लाल बाल और बड़ी सुंदर काली आंखें, ऐसी सुंदरता कि किसी का भी उसे बचाने का मन करे। माफ़ कीजिएगा, मेरे ये नौकरी के दायरे में नहीं आता, उसने विनम्रता से कहा। तो फिर मुझे तुम्हारा नंबर पाने के लिए क्या करना होगा? उसने पूछा। वेट्रेस ने सिर हिलाया और मुड़कर जाने लगी। ये कैसी सेवा है? अपने मैनेजर को बुलाओ, उसने मेज पर जोर से हाथ पटका। आसपास बैठे लोग चौंक गए, लेकिन श्रेक एकेडमी की वर्दी पहने छात्रों ने उसे देखते ही नजरें फेर ली। कृपया एक क्षण रुकिए, ये कहकर वेट्रेस तेजी से चली गई। कुछ ही देर में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया। सर, समस्या क्या है? मैं इस दुकान का मैनेजर हूँ। उसका कम्युनिकेटर नंबर दो, उस युवक ने वेट्रेस की ओर इशारा किया। मैनेजर ने असहाय चेहरा बनाया। क्षमा कीजिएगा, मैं कर्मचारियों की निजी जानकारी नहीं दे सकता, उस युवक ने भौहें उठाईं। तो फिर मुझे क्या करना होगा? माफ कीजिएगा, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। दुकान के भीतर दबाव कई गुना बढ़ गया। अपने बॉस को बुलाओ। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मैनेजर चला गया और शीघ्र ही एक भव्य वस्त्रों में सजे व्यक्ति को साथ ले आया। सर, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? मुझे उस वेट्रेस का नंबर चाहिए। दुकान के मालिक ने शांति से सिर हिलाया। माफ कीजिएगा, हम किसी भी कीमत पर कर्मचारियों की निजी जानकारी नहीं देंगे। युवक की आंखें संकरी हो गईं। तो किसी भी हालत में नहीं दोगे? मालिक ने सिर हिला दिया। ठीक है, वो खड़ा हुआ और उंगलियां चटकाईं। पास की मेज से एक सुसज्जित व्यक्ति उठा। यंग मास्टर, क्या आदेश है? मोल भाव करो, मुझे ये ड्रिंक शॉप खरीदनी है। दुकान का मालिक स्तब्ध रह गया। कुछ देर बाद, यंग मास्टर, सौदा हो गया है, भुगतान भी कर दिया गया है, अब ये दुकान आपकी है। युवक ने सिर हिलाया। अब उसका नंबर दो। भीड़ सन्न रह गई। तांग वुलिन ने कंधे उचकाए। लगता है पैसा सब कुछ करवा सकता है। तभी वेट्रेस आगे आई। तुम्हें क्या चाहिए? बस तुम्हें जानना चाहता हूँ। बिना कुछ कहे लड़की ने अपना एप्रन उतार दिया। मैं नौकरी छोड़ती हूँ, अब मैं तुम्हारी कर्मचारी नहीं हूँ। वो मुड़कर चली गई। युवक हंसा और उसके पीछे चल पड़ा। और भी अच्छा, श्रेक सिटी में ऐसा भी होता है? शिए शिए उछल पड़ा। तांग वुलिन ने बिल मेज पर रखा और बाहर की ओर बढ़ा। तभी आकाश में सुनहरी आत्मशक्ति की प्रचंड लहर फैल गई, जिसने रात के अंधेरों को चीर दिया। उस युवा पुरुष से निकल रही स्वर्णिम आभा, जो वेट्रेस को परेशान कर रहा था, तांग वुलिन को स्तब्ध कर गई। उसके पूरे अस्तित्व से पवित्रता की एक आभा फूट रही थी। उसकी पीठ से एक जोड़ी शुद्ध श्वेत पंख फैल गए और उसकी पवित्र आभा कई गुणा बढ़ गई। ये सुनहरे बालों वाले उस युवक के पैरों के नीचे से 3 सोल रिंग्स उभरीं। लेकिन वास्तव में चौंकाने वाली बात ये थी कि तीनों ही बैंगनी यानी पर्पल थीं। उस युवक से कुछ दूरी पर खड़ी लाल बालों वाली लड़की ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसका चेहरा ठंडा और गंभीर था। उसने उसे बर्फीली नज़रों से घूरा और फिर अपने दोनों हाथ फैला दिए। अंधकार उसके चारों ओर घूमने लगा, मरोड़ खाता हुआ, और उसकी पीठ से एक जोड़ी गहरे काले पंख निकल आए। अब उसके शरीर से एक अंधेरी आभा फैल रही थी। ये तो वे सफ़ेद पंख, तांग वुलिन ने मन ही मन सोचा। ये तो पौराणिक मार्शल सोल होली एंजल के होने चाहिए, लेकिन फिर ये काले पंख क्या हैं? लगता है मैं सही था। सफ़ेद वस्त्र पहने युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उसके शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसकी पवित्र आभा ने अंधकार को तितर-बितर कर दिया और लड़की की ओर फैल गई। उसने हाथ आगे बढ़ाया और उसकी दूसरी सोल रिंग चमकी, पवित्र प्रकाश को आदेश देते हुए कि वो बैंगनी काले आवरण में घिरी लड़की पर टूट पड़े। अपने पंख फड़फड़ाते हुए वो उसकी ओर उड़ गया। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारे पास 2 रिंग्स हैं और मेरे पास 3। तुम मेरे सामने टिक नहीं सकती, इसलिए प्रतिरोध करना बंद कर दो। उसे अपनी ओर आते देख लड़की के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान उभरी। उसने अपने पंख समेट लिए और अपना मार्शल सोल वापस ले लिया। ये श्रेक है बेवकूफ़। एक तीव्र शक्ति तरंग ने बादलों को चीर दिया और प्रकाश और अंधकार दोनों को नष्ट कर दिया। वो शक्ति सुनहरे बालों वाले युवक पर दबाव डालते हुए उसे जमीन पर पटक गई। आकाश में एक लंबा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन उसकी प्रभावशाली आवाज़ पूरी गली में गूंज उठी।
कौन श्रेक सिटी के कानूनों का उल्लंघन करने का साहस करता है? सबसे पहले सुनहरे बालों वाले युवक ने उत्तर दिया, आदरणीय प्रवर्तक, मैं एंजल क्लैन का यूएस हेंग्यू हूँ, दूसरे वर्ष की कक्षा 1 का छात्र। मैंने परिसर में एक फॉलन एंजल पाया और जैसा कि सब जानते हैं, फॉलन एंजल अंततः दुष्ट सोल मास्टर बन जाते हैं। इसी कारण मैंने उसे पकड़कर अपने कबीले में न्याय हेतु ले जाने का निर्णय लिया। उसकी बातों का लड़की पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने बस अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और प्रवर्तक की ओर बढ़ाया। आदरणीय प्रवर्तक, मैं श्रेक एकेडमी की एक वर्किंग स्टूडेंट हूँ। एकेडमी ने पहले ही मेरी पहचान सत्यापित कर ली है और ये निर्धारित कर लिया है कि मैं दुष्ट सोल मास्टर नहीं हूँ। वर्किंग स्टूडेंट? इस खुलासे ने तांग वुलिन और उसके साथियों को चौंका दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 2 रिंग्स वाली ये फॉलन एंजल लड़की भी उन्हीं की तरह एक वर्किंग स्टूडेंट होगी। यूएस हेंग्यू के विपरीत उसने अपना नाम बताने की भी जहमत नहीं की। एक आकर्षण शक्ति ने कार्ड को उसकी हथेली से खींचकर प्रवर्तक के पास पहुंचा दिया। कार्ड की जांच करने के बाद वो यूएस हेंग्यू की ओर मुड़ा। मैंने उसकी पहचान एक वर्किंग स्टूडेंट के रूप में सत्यापित कर ली है। उसका दुष्ट सोल मास्टर होना असंभव है। चूंकि तुमने ये सोचकर कार्यवाही की कि तुम एक दुष्ट सोल मास्टर को पकड़ रहे हो, इसलिए इस बार तुम्हें दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगली बार दंड दुगना होगा। अब मामला समाप्त। उसने कार्ड लड़की को लौटा दिया और धुंध में विलीन हो गया। तांग वुलिन और उसके साथी विस्मय से कांप उठे। यही है श्रेक सिटी। यहाँ लोग मनमानी नहीं कर सकते थे या दूसरों को परेशान नहीं कर सकते थे। ऐसा करना प्रवर्तकों के क्रोध को आमंत्रित करता। लड़की ने कार्ड वापस रखा और यूएस हेंग्यू की ओर देखा। उसने मुट्ठी आगे बढ़ाई, अंगूठा ऊपर किया और फिर धीरे से उसे नीचे की ओर मोड़ दिया। तुम? यूएस हेंग्यू की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। लड़की ने उपहास भरी आवाज में सांस छोड़ी और चली गई। उसकी आकृति अंधेरी रात में जल्दी ही गायब हो गई। यूएस हेंग्यू उसका पीछा ही करने वाला था कि उसके बटलर ने उसका हाथ पकड़ लिया। युवा मालिक, आपको श्रेक की गरिमा का अपमान नहीं करना चाहिए, बटलर ने सिर हिलाते हुए कहा। चूंकि श्रेक एकेडमी ने उसकी पहचान की पुष्टि कर दी है, इस विषय को आगे बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। यूएस हेंग्यू ने गुस्से से नाक सिकोड़ी। तो उनका कहना है कि एक फॉलन एंजल दुष्ट सोल मास्टर नहीं है? लगता है श्रेक। युवा मालिक, बटलर ने जल्दी से अपनी शक्ति का प्रयोग कर उसे चुप करा दिया। सोच समझकर बोलिए। यूएस हेंग्यू गुस्से से वहां से चला गया। हालांकि ये तमाशा समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी तांग वुलिन और उसके साथी इसे और देखना चाहते थे। वे धीरे धीरे समझने लगे थे कि श्रेक एकेडमी कितनी असाधारण जगह है। जब वे वर्किंग स्टूडेंट्स के जर्जर डॉर्मेट्री लौटे तो उनमें से किसी को भी थकान महसूस नहीं हुई। कप्तान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वर्किंग स्टूडेंट्स के बारे में कोई अजीब रहस्य है? शेशे ने फुसफुसाते हुए पूछा। डाइनिंग हॉल में जैसे ही लोगों को पता चला कि हम वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, सबका व्यवहार बदल गया। वे हमें देखकर थोड़ा डर भी रहे थे। परीक्षा में जिसने मुझे हराया और वो लाल बालों वाली लड़की, दोनों वर्किंग स्टूडेंट्स थे। शायद हमें इसकी जांच करनी चाहिए। तांग वुलिन ने सिर हिला दिया। हम यहाँ नए हैं, उसने कहा। इस समय हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता श्रेक एकेडमी के वातावरण और नियमों को समझना है। हम यहाँ बहुत तुच्छ हैं, इसलिए परेशानी मोल देना ठीक नहीं। जब हम स्थिर हो जाएंगे तब जांच कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इसके लिए ऊर्जा नहीं है। अपनी जिज्ञासा को फिलहाल दबाकर रखो। ठीक है, शेशे ने उदास स्वर में कहा और फिर शूशियायान की ओर देखा। पर्दा अभी तक नहीं लगा था, इसलिए वे आराम भी नहीं कर पाए थे। तुम इतनी गप्पे क्यों मारते हो? शूशियायान ने आंखें घुमाई। और खुद को आदमी कहते हो? गुयुए खड़ी हुई और पर्दा टांग दिया, कमरे को 2 हिस्सों में बांट दिया। फिर चारों ध्यान साधना में बैठ गए। हालांकि तांग वुलिन ने शेशे को उस मामले में टांग अड़ाने से रोक दिया था, लेकिन उसका मन अशांत था। उसने पहले एंजल और फॉलन एंजल मार्शल सोल के बारे में किंवदंतियों में सुना था। उस लाल बालों वाली लड़की का सुनहरे बालों वाले युवक से बराबरी से टकराना दर्शाता था कि उसका मार्शल सोल भी उतना ही शक्तिशाली है। और फिर दुष्ट सोल मास्टर्स का मामला था। वो नहीं जानता था कि वे क्या होते हैं, लेकिन नाम से ही स्पष्ट था कि वे अच्छी चीज नहीं है। युवक ने बिना किसी कारण लड़की को निशाना नहीं बनाया होगा। सोल मास्टर्स की दुनिया मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा अद्भुत है। क्या शिक्षक वो कल से हमारी कक्षाएं शुरू होने पर भी हमें पढ़ाएंगे? रात शांति से बीत गई। सुबह होते ही तांग वुलिन और शूशियायान ने मिलकर अपने पर्पल आइज का अभ्यास किया। नहाने धोने के बाद उनके सामने दिन की पहली समस्या खड़ी थी, नाश्ता। वर्किंग स्टूडेंट्स होने के नाते हर सुबह उनका पहला काम प्रशासनिक भवन जाकर उस दिन का कार्य प्राप्त करना था।
सौभाग्य से तांग वुलेन के पास अभी भी काले स्टीम्ड बन थे, जिससे वो दोपहर तक काम चला सका। जब वे प्रशासनिक भवन पहुंचे तो उनकी मुलाकात शिक्षक नंबर 2 से हुई। वो भी एक वर्किंग स्टूडेंट था, इसलिए उसका यहाँ आना स्वाभाविक था। फिर वे प्रशासक के पास गए, जिसने कहा, तुम चारों आज भी स्पिरिट आइस प्लाजा की सफाई जारी रखो। कल तुमने अच्छा काम किया था, आज भी मेहनत जारी रखना। इस प्रकार तांग वुलेन और उसके साथियों को उस दिन का कार्य मिल गया। तांग वुलेन खुद को रोक नहीं पाया और पूछ ही लिया, शिक्षक, क्या चौक की सफाई के अलावा हम कोई और काम भी ले सकते हैं? और काम करना चाहते हो? प्रशासनिक शिक्षक चौंक दिया। उसने कागजों से नजर उठाकर जिज्ञासा से तांग वुलेन को देखा। आमतौर पर काम करने वाले छात्र काम के आदी नहीं होते थे। हाँ, तांग वुलेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। बिना योगदान अंकों के वो खा भी नहीं सकता था। बाहर जाकर खाना खरीदने की भी अनुमति नहीं थी। पिछली रात ड्रिंक शॉप में बिल चुकाते समय जो रकम आई थी, उसे देखकर तो उसका दिल ही बैठ गया था। श्रेक शहर में हर चीज़ बेहद महंगी थी और उसे अपने सबसे प्यारे पैसे खर्च करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, कर सकते हो। प्रशासनिक शिक्षक ने उसे एक सोल स्क्रीन थमा दी। इस सूची को देखो और खुद चुन लो। सू शियाओयान, गु युए और शिए शिए तांग वुलेन के कंधे के ऊपर से स्क्रीन देखने लगे। उसी समय एक युवक अंदर आया और सीधे प्रशासनिक शिक्षक के पास गया। शिक्षक, मेरा काम पूरा हो गया है। डिजाइन प्लान पूरे हो गए? काफी तेज हो गए हो। यूएनएन, तुम्हारी कार्यक्षमता बेहतर हो रही है। प्रशासनिक शिक्षक ने उसका कार्ड लिया और उसमें योगदान अंक जोड़ दिए। एक और काम ले लो। तो इसका नाम यूएनएन है। तांग वुलेन ने उसकी ओर देखा। उसकी बाहरी शक्ल उसकी ताकत के बिल्कुल अनुरूप नहीं थी। ना कोई विशेष पहचान, ना कोई प्रभावशाली गुण। वो पूरी तरह साधारण लग रहा था। यूएनएन ने चुपचाप एक और काम चुना और चला गया। पूरे समय में उसने केवल तांग वुलेन और बाकी लोगों की ओर हल्का सा सिर हिलाकर अभिवादन किया। तांग वुलेन को लगा कि ये छोटी सी औपचारिकता भी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो सभी काम करने वाले छात्र थे। मैं ये लूंगा। तांग वुलेन ने प्रथम श्रेणी 1000 रिफाइनिंग के एक काम की ओर इशारा किया। प्रशासनिक शिक्षक ने हैरानी से उसे देखा। क्या तुम पक्के हो? अगर असफल हुए तो तुम्हारे अंक काटे जाएंगे और अगर अंक कम पड़े तो तुम्हें अकादमी से निकाल दिया जाएगा। काम करने वाले छात्रों के रूप में तुम चारों को हर महीने 300 योगदान अंक शुल्क के रूप में देने होंगे। तांग वुलेन ने मजबूर मुस्कान के साथ कहा, शिक्षक, मुझे पूरा भरोसा है। सूची देखते समय तांग वुलेन को हैरानी हुई कि यहाँ 1000 रिफाइनिंग के काम उतने ही थे जितने ईस्ट सी सिटी में थे। थोड़ा सोचने पर उसे कारण समझ में आ गया। श्रेक अकेडमी किसी अन्य जगह जैसी नहीं थी। यहाँ का कोई भी छात्र मेका पायलट बनने का लक्ष्य नहीं रखता था। उनका लक्ष्य था बैटल आर्मर मास्टर बनना। 1000 रिफाइंड धातु 1 वर्ड बैटल आर्मर की नींव होती है। भले ही श्रेक अकेडमी की प्रवेश शर्तें बहुत कठोर थीं, फिर भी बाहरी प्रांगण में 1000 से अधिक छात्र थे। इतने सारे संभावित बैटल आर्मर मास्टर्स के साथ 1000 रिफाइंड धातु की मांग बहुत ज्यादा होना स्वाभाविक था। सिर्फ एक प्रथम श्रेणी 1000 रिफाइनिंग काम की कीमत थी 1000 अंक। औसतन एक चौथे दर्जे का ब्लैकस्मिथ भी उसे 100% सफलता से नहीं कर पाता था, लेकिन तांग वुलेन के लिए ये बच्चों का खेल था। अब वो 5वें दर्जे का ब्लैकस्मिथ बन गया था। भले ही वो अभी दोबारा स्पिरिट रिफाइन नहीं कर सकता था, लेकिन वो उस स्तर में प्रवेश कर चुका था। उसके व्यापक अभ्यास के साथ मिलाकर प्रथम श्रेणी 1000 रिफाइनिंग की उसकी सफलता दर लगभग 100% थी। ये काम उसके लिए बेहद आसान था। अगर ध्यान आकर्षित होने का डर न होता तो वो कई और काम भी ले लेता, लेकिन नए छात्र के रूप में ज्यादा हलचल मचाना ठीक नहीं था। शिक्षक, मैं धातु और फोर्जिंग की व्यवस्था कहाँ कर सकता हूँ? तांग वुलेन ने पूछा। स्वाभाविक रूप से उसे एक फोर्जिंग टेबल की जरूरत थी। प्रशासनिक शिक्षक ने लापरवाही से हाथ हिलाया। उद्घाटन समारोह के बाद देख लेना, तब अपने शिक्षक से पूछ लेना। ओह, ठीक है। प्रशासनिक भवन से बाहर निकलने के बाद शिए शिए फिसलकर तांग वुलेन के पास आया। तो उसका नाम यूएनएन है। तांग वुलेन ने उसकी ओर देखा। क्या अभी भी उससे नाराज हो? मुझे नहीं लगता कि तुम अभी उसे हरा सकते हो, और मुझे लगता है कि हमने कुछ गलत समझ लिया है। यहाँ के दूसरे दर्जे के छात्र हमसे सिर्फ 1 साल नहीं बल्कि लगभग 3 साल बड़े हैं। ये जरूरी नहीं, शिए शिए ने विरोध किया। श्रेक अकेडमी 15 साल या उससे कम उम्र वालों को चुनती है। हम 13 साल में चुन लिए गए, तो हो सकता है वो हमसे भी कम उम्र में चुना गया हो। हम बस अनुमान नहीं लगा सकते। खैर, अब तो हमें तुम पर ही निर्भर रहना पड़ेगा कप्तान। उसकी आवाज़ अचानक चापलूसी भरी हो गई। तांग वुलेन ने तुरंत मना कर दिया। ठीक है, तुम पैसे देकर मेरे योगदान अंक खरीद सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। शिए शिए ने घूरा। बॉस, तुम इतने बड़े पैसे के भूखे तो नहीं हो? तांग वुलेन ने गंभीरता से सिर हिलाया।
हाँ, मैं सच में उतना ही हूँ। क्या तुम्हें आज पता चला? मैं एक सुपर कंजूस हूँ, इसलिए मेरे पैसे को छूने का भी मत सोचना। आत्मनिर्भरता टैंग सैंक्ट की परंपरा है, समझे? शिए ने मुंह बना लिया। तुम बहुत निर्दयी हो। टांग बुलिन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर ज्यादा योगदान अंक कमाने हैं तो अपनी दूसरी प्रोफेशन में मेहनत करो, पैसा अपने आप आएगा। और मुझे नहीं लगता कि ये अंक सिर्फ खाने और फीस के लिए हैं। चूंकि श्रेक अकेडमी में ये प्रणाली है, जरूर कई और उपयोगी सेवाएं और वस्तुएं होंगी जिन्हें इन अंकों से खरीदा जा सकता है। उद्घाटन समारोह चमक चिमकारे और पूरी तरह साफ स्पिरिटाइज प्लाजा में आयोजित किया गया। तभी तांग बुलिन को श्रेक अकेडमी के वास्तविक विशाल आकार का एहसास हुआ। अन्य अकेडमियों की तरह यहाँ भी 6 ग्रेड थे। हर ग्रेड में लगभग 100 छात्र थे। कुछ कम ज्यादा मिलाकर कुल संख्या 700 से कुछ अधिक थी। ध्यान से देखने पर तांग बुलिन ने पाया कि सबसे बड़े छात्र 30 के आसपास लगते थे। न सिर्फ उनकी साधना अत्यंत गहरी थी, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी गंभीर और स्थिर था। फिर भी वो बाहरी प्रांगण के छात्र थे। आमतौर पर लोग उन्नत अकादमियों से 20 या उसके मध्य में ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन श्रेक अकेडमी में उम्र का दायरा अजीब तरह से बहुत बड़ा था। अगर वू जैंगकोंग को बाहरी प्रांगण में रखा जाए तो शायद वो 5वें ग्रेड में ही आते। ये अकेडमी सच में अजीब है। नए छात्र स्वाभाविक रूप से सबसे कम उम्र के थे, 15 या उससे कम, जिनमें ज्यादातर 13 या 14 साल के थे। दूसरे ग्रेड के छात्र उनसे औसतन 3 साल बड़े लगते थे। हर ग्रेड को कई कक्षाओं में बांटने के बजाय एक ही कक्षा में रखा गया था। तो ये है श्रेक अकेडमी का बाहरी प्रांगण। पता नहीं आंतरिक प्रांगण में कितने छात्र होंगे। सुना है वहां बहुत कम लोग होते हैं और वो अंदरी शहर में ही साधना करते रहते हैं। सी गॉड्स लेक का ख्याल आते ही तांग बुलिन को ईर्ष्या होने लगी। मैं वहां जाकर साधना कब कर पाऊंगा? लेकिन उद्घाटन समारोह ने उसे फिर से चौंका दिया। कोई मंच या मंचन नहीं था। फिर भी जैसे ही समारोह शुरू हुआ, नए छात्रों की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। 20 लोग धीरे धीरे आकाश से उतर रहे थे। उनकी भव्य आभा और उपस्थिति अविश्वसनीय थी। उनके बीच में एक ऐसी आकृति थी जिसे तांग बुलिन और उसके साथी कभी नहीं भूल सकते थे। सिल्वर मून डूलोह एल्डर काय। आज उन्होंने गहरे चांदी रंग का वस्त्र पहना था। उनके लंबे बाल जूड़े में बंधे थे और हाथ पीछे की ओर रखे थे। उनकी दृष्टि छात्रों पर पड़ी और उनका दबदबा सांस रोक देने वाला था। उनके दोनों ओर 30 से 50 वर्ष की उम्र के प्रभावशाली पुरुष और महिलाएं थीं। तांग बुलिन ने केवल वू जैंगकोंग और शेन ई को पहचाना। क्या अब शिक्षक वू यहाँ पढ़ाएंगे? तो इसका मतलब है कि वही आगे भी हमारे शिक्षक रहेंगे। अजनबी वातावरण में किसी परिचित शिक्षक का होना तांग बुलिन के लिए सबसे बड़ी राहत थी। वो कांप उठा जब उसने एल्डर काय और बाकी शिक्षकों को हवा में स्थिर देखा। उनमें से हरेक की आभा इतनी प्रचंड थी कि देखने वालों की सांस थम जाए। उड़ने वाले सोल मास्टर्स को छोड़कर केवल 7 या उससे ज्यादा सोल रिंग वाले ही उड़ सकते थे। अर्थात यहाँ मौजूद हर शिक्षक 7 रिंग के स्तर को पार कर चुका था। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हवा में एक कदम आगे बढ़ाया। एक नया शैक्षिक वर्ष फिर से आरंभ हो रहा है। हर वर्ष इसी समय श्रेक अकादमी नए रक्त का स्वागत करती है। अब मैं बाहरी प्रांगण की प्रधानाचार्य महान सिल्वर मून डूलोह एल्डर काय को कुछ कहने के लिए आमंत्रित करता हूँ।